तो स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम टारगेट में। आशा करते हैं आप स्वस्थ हैं, मस्त तरह से पढ़ाई करें। जिसका आप सभी को पता ही होगा, आज हम लोग का 12 का सोशल साइंस का जो एग्जाम है वो आज होने वाला है। इसलिए हम उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। सब्जेक्टिव में 2 नंबर और 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो आप लोग को ये सब पूछेगा ही पूछेगा। इसलिए चलिए ये सबको एक बार देख लेते हैं। तो बिना वक्त गवाए क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, मारियान और जर्मनिया कौन थे। मारियान और जर्मनिया कौन थे, इसके आपको आंसर लिखना है। देखिए, मारियान फ्रांस का राष्ट्र की नारी रूपक थी, जिसे स्वतंत्र और गणतंत्र के प्रतीक लाल टोपी, तिरंगा, कगली के साथ दर्शाया गया। हाँ, उसके बाद देखिए गया और उसकी प्रतिमा सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई। मारियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई। इसी तरह जर्मनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। जर्मनिया बलूत वृक्ष के पत्तों के मुकुट से सजाया गया, क्योंकि जर्मनी में बलूत को वीरता का प्रतीक माना जाता था। देखिए, इस तरह से आपको भी आंसर लिखना है। आपको इस तरह से, अगर मान लीजिए आपको याद भी नहीं रहता है तो होने से भी आपको बढ़ा चढ़ा के और भी लिख देना है, पर लिखना जरूर है, कुछ कॉपी नहीं छोड़ना है एकदम। ओके, तो देखिए आपको समझ में आ गया होगी कि मारियान और जर्मनी कौन है। मारियान फ्रांस राष्ट्र का नारी रूपक थी, जिसे स्वतंत्र और गणतंत्र के प्रति लाल टोपी, तिरंगा, ककली के साथ दर्शाया गया और उसकी प्रतिमा को सार्वजनिक चौकों पर लगाया गया था। ओके, उसके बाद देखिए मारियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों में अंकित की गई। इसी तरह जर्मनिया जर्मन राष्ट्र का एक रूपक बन गई। जर्मनिया बलूत वृक्ष के पत्तों के मुकुट से सजाया गया, क्योंकि जर्मन में बलूत को वीरता का प्रतीक माना जाता था। ओके, तो देखिए इसका आंसर आप लोग इसी तरह लिखिएगा, या फिर अगर आपको और भी अच्छे से समझ, मतलब अगर आप सीखिएगा कि थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिखने का, अगर मान लीजिए भूल भी गए तो थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं है, उसमें भी आपको नंबर दे देगा। बस लिखना है, कॉपी नहीं छोड़ना। ओके, चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है, तो इसका जो करेक्ट आंसर देखिए क्या बोलता है। सत्याग्रह एक ऐसा विचार है जिसमें सत्य की शक्ति का आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। ओके, इसका अभिप्राय यह है कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है, तो उत्पीड़ित का मुकाबला करने के लिए आपको किसी भी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। सॉरी बच्चों, देखिए क्या कहता है सत्याग्रह का विचार क्या कहता है। यदि आप सत्य हैं और यदि आप सत्य के लिए लड़ रहे हैं, तो उसके लिए आपको शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है, बोल रहा है। तो इसी तरह से आपको भी इसको बढ़ा चढ़ा के लिखना है। देखिए इस तरह से आप भी ऐसे ही लिख सकते हैं, या फिर अपनी तरफ से और भी बढ़ा सकते हैं। देखिए सत्याग्रह एक ऐसा विचार है जो हमेशा सत्य की शक्ति का आग्रह और सत्य की ही खोज पर जोर दिया जाता है। इसका अभिप्राय यह है कि यदि आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के विरुद्ध है, तो उत्पीड़ित का मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये आपका सत्याग्रह का विचार कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है। मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है, तो देखिए आपको आंसर किस लिखना है। मानव के लिए संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह किसी भी देखिए क्या कहता है। मानव के लिए संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह किसी भी देश के अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। तो आपको क्या करना है, पॉइंट में नहीं है तो आपको पॉइंट दे दे के लिखना। अगर पॉइंट दे दे के लिखेंगे तो उसमें अधिक नंबर मिलता है। ओके, मतलब नंबर उतना ही मिलेगा, लेकिन आपको जो 3 का 3 नंबर है ना, वो पूरा पूरा मिल जाएगा, समझे। इसलिए पॉइंट दे दे के लिखना और अच्छे से लिखना है। जैसे ये पहले में लिखना है ना, तो हेडलाइन दे दे के लिखना है। जैसे यहाँ फर्स्ट, इसका फर्स्ट हो गया, फर्स्ट नंबर। यह किसी भी देश के अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी का काम करता है। पहला पॉइंट लिखिएगा, यह अर्थव्यवस्था की मजबूती तथा लोगों की समृद्धि का आधार है।
अरे बाप दिख वो नहीं कर रहा है, आधार है। ओके, इसको दूसरा पेन कर देना। उसके बाद उदाहरण के लिए आरंभिक मानव अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष रूप से पौधों एवं जानवरों पर निर्भर था। बाद में उसने औजारों के प्रयोग तकनीकी एवं कार्य कुशलता से वातावरण में सामंजस्य स्थापित किया। उसने यह भी अनुभव किया कि उसके लिए क्या क्या चीज उपयोगी है। फिर देखिए क्या कहता है, इस प्रकार उसके लिए प्रकृति से प्राप्त पदार्थ प्राकृतिक संसाधन बन गया। इन संसाधनों ने मानव की अर्थव्यवस्था के विकास में आधार का काम किया। अतः हम कह सकते हैं कि मानव के लिए संसाधन बहुत आवश्यक है। आपको भी इसी प्रकार से लिखना है, देख सकते हैं आप। इसी प्रकार से आपको भी लिखना, अगर पूछ दे कि मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है, तो 2 और 3 नंबर में क्वेश्चन सब पूछेगा ही पूछेगा। ओके, नदियों में बांध क्यों बनाए जाते हैं? नदियों में बांध क्यों बनाए जाते हैं? देखिए इसका कारण क्या है। नदियों पर बांध इसलिए बनाते हैं क्योंकि बांध देश की समग्र बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बांध मनोरंजन, बाढ़ नियंत्रण, जल आपूर्ति, जल विद्युत शक्ति, अवशिष्ट प्रबंधन, नदी नेविगेशन और वन्य जीव आवास सहित कोई प्रकार के आर्थिक पर्यावरणीय और सामाजिक लाभ प्रदान करते हैं। तो क्यों आवश्यक है नदियाँ? देखिए नदियाँ क्यों आवश्यक है, क्योंकि नदियों पर बांध इसलिए बनाया जाता है। देखिए क्या कह रहा है, क्योंकि बांध देश की समग्र बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बांध मनोरंजन, बाढ़ नियंत्रण, जल आपूर्ति, जल विद्युत शक्ति, अवशिष्ट प्रबंधन, नदी नेविगेशन और वन्य जीव आवास सहित कई प्रकार के आर्थिक पर्यावरणीय और सामाजिक लाभ प्रदान करते हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए 5वां क्वेश्चन, सरकार में प्रमुख अंग कौन कौन है? सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन से? तो देखिए ऐसे लिखना, आपको हेडलाइन पे देखना है कि सरकार के प्रमुख 3 अंग है। ओके, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। सॉरी बच्चों, देखिए 6वां क्वेश्चन क्या कहता है, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है? लोकतंत्र के लिए राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है? तो इसको देखिए इसी तरह पॉइंट बना बना के लिखना है आपको भी। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। यदि राजनीतिक दल नहीं होगा तो सभी उम्मीदवार निर्दलीय होंगे। देखिए क्या बोल रहा है, यदि राजनीतिक दल नहीं होंगे तो सभी उम्मीदवार निर्दलीय होंगे, कॉमन सी बात है। देखिए फिर तीसरा क्या कहता है, राजनीतिक दल जनता और सरकार के बीच कड़ी काम करता है। कड़ी काम करता है जनता, राजनीतिक दल जो है वो सरकार और जनता के बीच कड़ी काम करता है। तो देखिए फिर क्या कहता है, इस प्रकार सरकार बनाने जनता का प्रतिनिधित्व करने एवं देश के लिए कानून बनाने के लिए राजनीतिक दलों की आवश्यकता होती है। ये आपको 3 नंबर में पूछ सकता है, 2 नंबर में पूछ सकता है, इसलिए अधिक पढ़ा नहीं लिखिएगा तो फिर भी आपको उसका फुल नंबर मिल जाएगा। देखिए फिर देखिए क्या कहता है 7वां क्वेश्चन, बहुनिष्ठ विनिमय प्रणाली में प्रमुख कठिनाई क्यों थी? बहुनिष्ठ विनिमय प्रणाली में मुख्य कठिनाई क्यों थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए क्या कहता है, वस्तु विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी कठिनाई दोहरे सहयोग का अभाव था। इस प्रणाली में व्यक्तियों को ऐसे व्यक्ति की खोज में भटकना पड़ता है जिसके पास उसकी आवश्यकता की वस्तु हो और वह व्यक्ति अपनी वस्तु के बदले में स्वयं उस मनुष्य की वस्तु लेने को तैयार हो। ऐसे संयोग मिलन कठिन होता है। देखिए क्या कह रहा है, सॉरी मेरा आज थोड़ा तबीयत खराब है इसलिए खांसी हो रहा है, डिस्टर्ब नहीं होंगे। देखिए क्या कहता है, वस्तु विनिमय प्रणाली में मुख्य कठिनाई क्यों थी? वस्तु विनिमय प्रणाली क्या था कि उस टाइम का ज़माना में होता था कि पैसा कहीं नहीं होता था, वस्तु में लेन देन होता था। जैसे कि उसके पास गेहूँ है, आपके पास चावल है, चावल चाहिए और आपको गेहूँ चाहिए, तो आप दोनों को एक्सचेंज करेंगे उस प्रकार से। तो वैसे देखिए आपको अगर चावल चाहिए तो आप वैसे ही इंसान के पास जाएंगे जिसके पास चावल हो और जिसको
और आपके पास मान लीजिए गेहूँ है तो वैसे ही इंसान के पास जाना होगा जिसके पास चावल भी है और गेहूँ भी लेना चाहता है, तो उसे ढूंढने में थोड़ी कठिनाई होती थी, वही बात बोल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लाया जाता है। इसका जो करेक्ट आंसर है देखिए क्या कह रहा है। 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे, तब उसके समांतर पढ़े लिखे मध्यवर्ग उनकी भी एक क्रांति हो रही थी। उदारवादियों की क्रांति का मतलब था कि वे स्वतंत्र राष्ट्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे, जहां क्रांति की स्वतंत्रता और सभी लोगों के लिए समान कानून और स्वतंत्रता हो। देखिए क्या बोल रहा है। जब 1848 में यूरोपीय देशों गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी के ग्रस्त किसानों की मजदूर विद्रोह चल रही थी, उसी वक्त जो उसके समांतर पढ़े लिखे मध्यवर्गीय लोग थे उनका भी एक क्रांति चल रहा था। कौन सा क्रांति? कि सबको समान अधिकार मिले। मतलब कि देखिए क्या बोल रहा है। उदारवादियों की क्रांति मतलब था कि वे स्वतंत्र राष्ट्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे, जहां क्रांति की स्वतंत्रता और सभी लोगों के लिए समान कानून हो। मतलब उसके लिए जो बड़ा हो उसके लिए भी कानून वही हो, जो छोटा हो उसके लिए भी कानून वही हो, गरीब हो, अमीर हो, बड़ा हो, छोटा हो, सबके लिए कानून समान हो, ये कहना चाहते थे उन लोग। ठीक है, देखिए फिर क्या कहता है आगे। उदारवादियों ने राष्ट्रीय विचार के निर्माण की मांगों को आगे बढ़ाया। यह राष्ट्र राज्य, संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। वे सभी नागरिक को सामाजिक समानता दिलाने का पक्षधर थे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। तो देखिए इसी तरह से आपको भी आंसर लिखना है। हो सके तो आप थोड़ा और भी लिख सकते हैं, कोई का बात नहीं है, लेकिन बस इसी तरह लिखना है। और हम आपको एक चीज़ बताना भूल गए, इसको पॉइंट दे के लिखना, आपके पॉइंट में लिखना है। हम ऐसे लिख दिए, हम सोच रहे थे एक बार पॉइंट में ही लाएंगे, बट टाइपिंग में थोड़ा लेट हो रहा था इसलिए ऐसे ला दिए। चलिए देखिए ये वाला क्वेश्चन जो आपको 5 मार्क्स में पूछ सकता है। हम 3 और 2 का ही लाए थे, बट ये क्वेश्चन जो 5 मार्क्स में भी पूछ सकता है आपको। देखिए क्या कह रहा है। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पाद क्यों बढ़ा। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पाद क्यों बढ़ा, तो इसका जो करेक्ट आंसर है देखिए क्या कह रहा है। पहले विश्व युद्ध के समय भारत के औद्योगिक उत्पाद में वृद्धि हुई, जिसके कई कारण थे। देखिए पहला कारण क्या था। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि उसका ध्यान अपने बचाव में लग गया। अब वह भारत में अपने माल को निर्यात ना कर सका, जिसके कारण भारत के उद्योग को पनपने का सुअवसर प्राप्त हुआ। देखिए जो हम ब्रिटेन जब देखो पहले हम विश्व युद्ध हुआ उस टाइम ब्रिटेन ऐसे उलझ गया अपना युद्ध में कि वो अपना मतलब सामान को यहाँ भेज नहीं सका। उस कारण से जो यहाँ के देखिए क्या हो रहा, वह क्या कह रहा है। अब वह भारत में अपने माल का निर्यात ना कर सका, भारत में अपना माल नहीं बेच सका, जिसके कारण भारत के लोगों का उद्योग पनपने लगा। यानी कि उस टाइम जब वो उधर से नहीं बेचा तो भारत के लोग जो भी उगाते थे बेचते थे वहीं पर बेच देते। उस टाइम उनका माल नहीं आता तो यानी कि ये अपना माल सब बेच देते थे। उस टाइम इन लोग का फायदा होता था। वही बोल रहा उस टाइम मतलब जो भारत के लोग थे वो पनपने का शुभ अवसर प्राप्त हो गया उनको। चलिए देखिए फिर दूसरा क्या है। इंग्लैंड के सब कारखाने निर्यात की विभिन्न चीजें बनाने की बजाय सैनिक सामग्री बनाने में लग गए। इसलिए भारतीय उद्योग में रातों रात एक विशाल देशी बाजार मिल गया। ठीक है। और इंग्लैंड के सब कारखाने निर्यात की विभिन्न चीजें बनाने के लिए मतलब बनाने की बजाय वो सैनिक सामग्री बनाने लगे। मतलब कि जैसे जो हम लोग बेचते थे वो बनाने के छोड़ के जो सैनिक सामग्री बनाने सके यानी कि युद्ध के लिए। तो उस टाइम भारत को और एक अवसर मिल गया अपने आप को मतलब
खुद को पनपने का, यानी कि उसको जो अपना चीज़ बेचने का, उस टाइम इन्हें फिर फ़ायदा हुआ। चलिए फिर देखिए क्या कहता है। सॉरी, देखिए, एक विशाल देशी बाजार मिलने की अतिरिक्त भारतीय उद्योग को जब सरकार द्वारा भी अनेक चीज़ें जैसी फौज के लिए वर्दियाँ, बूट आदि बनाने, टेंट बनाने, घोड़े के लिए अनेक प्रकार का सामान आदि के ऑर्डर मिल गए तो उनमें एक नई जान आ गई। क्या हो रहा है, एक विदेशी देशी बाजार मिलने के अतिरिक्त भारतीय उद्योग को जब सरकार द्वारा भी अनेक चीज़ें जैसे फौज के लिए वर्दियाँ, बूट आदि बनाने, टेंट बनाने, घोड़े के लिए अनेक प्रकार का सामान आदि के ऑर्डर मिल गए तो क्या हुआ, उनमें नई जान आ गई। मतलब भारतीय को जब सरकार के द्वारा भी ऑर्डर मिलने लगे कि मेरे लिए ये बनाओ वो बनाओ, तो इनके अंदर फिर एक नई जान आ गई, फिर एक नई उमंग खड़ी हो गई। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ता गया, भारतीय उद्योग की भी प्रगति होती गई। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया वैसे वैसे भारतीय उद्योग में भी जो उद्योग थे उनकी भी और भी अच्छे से उनकी मतलब कमाई होने लगी। देखिए फिर कहता है, दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है और यह किस नदी पर है, इससे किस क्षेत्र को आर्थिक विकास में मदद मिलती है। तो इसका जो है देखिए आंसर इस तरह लिखना है, भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नागल परियोजना है। क्या है, भाखड़ा नागल परियोजना है। देखिए इसको पहले ऐसे लिखना है, पॉइंट दे के लिखना है। ओके, देखिए पहले भारत की सबसे नहीं, पॉइंट देके इसको ऐसे लिखना है, भारत की सबसे बड़ी नदी परियोजना, नदी घाटी परियोजना कौन सा है, भाखड़ा नागल परियोजना। यह सतलज नदी पर बनाई गई। इस परियोजना से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और जम्मू कश्मीर राज्य को मिला है। इससे कृषि और उद्योग में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। इस परियोजना से 15 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई कर देश में हरित क्रांति लाने में मदद मिली। जल विद्युत उत्पादन के द्वारा उन राज्यों में लघु एवं कुटीर उद्योग का जाल बिछ गया। इसको भी देखिए पॉइंट देते लिखना है, जिसके यहाँ पर पॉइंट देना है। फिर देखिए यहाँ पर पहले भी पॉइंट देना दे सकते थे आप। यहाँ पर इस परियोजना से 15 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई कर देश में हरित क्रांति लाने का, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, इस योजना मतलब के कारण हरित क्रांति आई थी, या फिर इसमें पॉइंट देते कि लिखिएगा, उनसे आपको और भी नंबर्स मिलेंगे। देख लीजिए आप यहाँ पर भी क्वेश्चन, ठीक है। इस परियोजना, देखिए यहाँ पर भी एक पॉइंट लगा सकते हैं, इस परियोजना से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश राज्य और जम्मू कश्मीर, राजस्थान और जम्मू कश्मीर राज्यों को मिला इसका लाभ। तो चलिए देखिए फिर क्या कहता है क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, कृषि की परिभाषा दीजिए। भारत में कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक सुविधाएं प्राप्त है। ओके, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऐसे लिखना, आप पॉइंट दे देके, जमीन को छोड़कर कोई भी फसल उगाने की क्रिया को कृषि कहते हैं। देखिए जमीन को छोड़कर कोई भी फसल उगाने की क्रिया को कृषि कहते हैं, हेडलाइन में। ओके, फिर देखिए भारत में कृषि के लिए निम्नलिखित भौगोलिक सुविधाएं, इसको भी हेडलाइन दे दीजिएगा। ओके, फिर देखिए फिर लिखिएगा, भारत एक, क्या लिखा है, भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सालों भर तापमान उच्च रहता है। यदि सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा दी जाए तो साल भर फसल उगाई जा सकते हैं। मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ पर धूप का सबसे सुविधा नहीं है। ओके, तो क्या बोल रहा, देखिए वही बोल रहा, भारतीय एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सालों भर तापमान उच्च रहता है। यहाँ पर जो तापमान है वो सालों भर उच्च रहता है, इसलिए यहाँ पर यदि सिंचाई की सुविधा में उपलब्ध कर दी जाए, मतलब जैसे कि पानी वगैरह की खेत में पहुँच जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग का साल हमेशा फसल हो सकता है।
वही चीज़ बोल रहा है। देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा था कि भारत के अधिकतर भागों में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जो कि कृषि के दृष्टिकोण से सबसे अधिक उपजाऊ और उपयुक्त मृदा है। ओके, तो देखिए ऐसे लिखना आपको। देखिए फिर क्या कहता है, फिर कहता है भारत में सभी प्रकार की जलवायु शक्ति वर्षा ग्रीष्म पाई जाती है, जो कि विभिन्न प्रकार के फसलों फलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशा प्रदान करती है। ओके, देखिए फिर क्या कहता है आपको 12वां क्वेश्चन। देखिए समरवती सूची जो होता है उससे समरवती सूची से क्या तात्पर्य है, इसमें कौन कौन से विषय सम्मिलित है। तो इसको देखिए कैसे लिखना है आंसर। विषयों की एक ऐसी सूची जिस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य तथा केंद्र सरकार दोनों को प्राप्त हो। एक ऐसा सूची जिसमें कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को भी और केंद्र सरकार दोनों को प्राप्त हो, परंतु दोनों सरकार में टकराव होने की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून की मान्यता होगी। मतलब मान लो ये भी कानून बनाता है, केंद्र सरकार भी कानून बनाता है और राज्य सरकार भी कानून बनाता है, और अगर दोनों कानून में राज्य सरकार कहता है मेरा कानून अच्छा है, केंद्र सरकार कहता है मेरा कानून अच्छा, अगर दोनों के टकरार में अगर टकरार हुई तो इस दौरान केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कानून को मान्यता दी जाएगी, यानी कि राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को मान्यता नहीं दी जाएगी। उसे समरवती सूची कहते हैं। ओके, फिर देखिए क्या कहता है। फिर समरवती सूची में कुल 47 विषय शामिल किए गए हैं। क्या किया गया है, समरवती सूची में कुल कितने विषय शामिल किए गए हैं, 47 विषय शामिल किए गए हैं, जैसे शिक्षा, वन, श्रम, पारिवारिक, कानून इत्यादि। चलिए फिर देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। लोकतंत्र सामाजिक विविधताओं में किस प्रकार क्या कह रहा है, सामंजस्य लगता है। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखना है आपको। लोकतांत्रिक व्यवस्था में अनेक तरह की सामाजिक विभाजन को संभालती है, इससे इसके बीच टकराव का विस्फोटक या हिंसक रूप लेने का क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, विस्फोटक या हिंसक रूप लेने का अंदेशा थोड़ा कम हो जाता है। कई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच के टकराव को स्थानीय तौर पर खत्म नहीं कर सकता। इनके बीच बातचीत से क्या कह रहा है, इसके बीच बातचीत से सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं। सामाजिक अंतर विभाजन और टकराव को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक बड़ा गुण है। इसके लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को कुछ शर्तों को पूरा करना होता है। देखिए इसका कौन सा शर्त है, इसको पूरा करना होता है। देखिए लोकतांत्रिक का अर्थ बहुत मत की राय से शासन करता नहीं है, परंतु बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है। उसके साथ मिलकर काम करने की जरूरत होती है, तभी सरकार जनता की इच्छा के अनुसार प्रतिनिधित्व कर सकती है। ओके, देखिए फिर देखिए आपका 14वां क्वेश्चन क्या कहता है। विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश में अंतर स्पष्ट करें। विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश में निम्नलिखित अंतर है। विदेशी व्यापार लिखना है पहले, या फिर आपको ऐसा करना है, वो एक बॉक्स बनाना है जिसमें इधर विदेशी व्यापार लिखना है, इधर विदेशी निवेश लिखना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या विदेशी निवेश के बारे में लिखा है। एक देश के उत्पादों या सेवाओं का दूसरे देश के उत्पादों या सेवाओं के साथ आदान प्रदान किया जाता है। ओके, फिर देखिए क्या कहता है खा नंबर। यह दुनिया के विभिन्न बाजारों को जोड़ता है। ये दुनिया के विभिन्न बाजारों को जोड़ता है विदेशी व्यापार। फिर देखिए फिर क्या कहता है, यह लाभ कमाने और वैश्विक बाजारों में प्रवेश
पर जोर देता है। ओके, जो विदेशी व्यापार है वो क्या करता है, वो जो है लाभ कमाने है कि जहाँ लाभ अधिक हो उसको कमाने और मतलब वैश्विक बाजारों में प्रवेश करने पर जोर देता है। मतलब अच्छा खासा बाजार में वो जाना चाहता है, प्रवेश करना चाहता है। ओके, फिर देखिए इसमें आयात निर्यात शामिल है। इसमें आयात निर्यात शामिल है। अफकोर्स विदेशी बाजार होगा तो आयात निर्यात तो शामिल ही होगा, नहीं तो वहां से हम माल कैसे ट्रांसफर करेगा। फिर देखिए विदेशी निवेश क्या है। विदेशी निवेश ये क्या है, एक विदेशी कंपनी द्वारा दूसरे देश में स्थिर कंपनी में किए गए निवेश को संदर्भित करता है। ओ, ये कंपनी की बात करता है। एक यहाँ कंपनी एक विदेश में कंपनी को, दोनों को कंपनी में स्थिर गए निवेश को संदर्भित करता है, संदर्भित करता है। ओके, फिर देखिए क्या कहता है, इसके परिणाम स्वरूप पूंजी प्रौद्योगिक और अन्य संसाधनों के रूप में निवेश होता है। ओके, ठीक बात है। फिर देखिए यहाँ पर ग नंबर क्या कहता है, यह पूंजी को एक देश से दूसरे देश में ले जाने में मदद करता है। ये पूंजी को एक देश से दूसरे देश में ले जाने में मदद करता है। फिर देखिए क्या कहता है, इसका मुख्य उद्देश्य लंबी अवधि के लिए आय उत्पन्न करना होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है कि लंबी अवधि के लिए आय उत्पन्न करना होता है। ओके, तो यहाँ जो आपका है हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर चुके हैं आप लोग का सब्जेक्टिव में, और यहाँ से यहाँ ढेर सारे क्वेश्चन आएंगे, ये मेरी गारंटी है। इसलिए आप लोग को सबको इसे फिर से दोबारा देख लेना है। ओके, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और एग्जाम अच्छे से लिखिएगा। कोई इधर उधर पहले जाइएगा, 5-10 मिनट पहले जाके एकदम अगबका के लिखना नहीं है, थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा माइंड को शांति करके क्वेश्चन अच्छा से पढ़ पढ़ के आंसर दीजिएगा। अगर सब्जेक्टिव में नहीं भी सकेगा तो उससे थोड़ा वो सोचिएगा कि क्या था और उसके उस हिसाब से लिखिएगा। मतलब थोड़ा बहुत क्वेश्चन में मिलाना भी है, ऐसी कुछ भी नहीं उठा के लिख देना है, मतलब उसका मैच्योरेट में लिखना है उस क्वेश्चन का। अगर आपको पता है कि इस क्वेश्चन को ऐसा लिखा जाता है, इसका ऐसा ये अर्थ होता है, और आप बस उतने ही जानते हैं तो उसको और अपनी तरफ से बढ़ा के लिख सकते हैं। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे अब मिलेंगे आपको हम आंसर की के साथ। आपका आंसर की लेकर उसी वक्त हम आपको पूछेंगे कि आपका कैसा गया एग्ज़ाम, और आपको बताना है। चलिए धन्यवाद। सबका एग्ज़ाम अच्छा से जाए, यही दुआ है हमको, दुआ है, हम दुआ करते हैं। चलिए बाय बाय।